नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बिहार, तेजस्वी का नीतीश पर हमला, कहा देशवासी कह रहे हैं कि सीएम को डर लगता है। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब जुबानी जंग तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी अपने परवान चढ़ चुका है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। मंगलवार को तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस संकट काल में स्वास्थ्य व्यवस्था, गरीबों श्रमिकों की वस्तुस्थिति जानने और राज्यवासियों की हौसला अफजाई करते विगत 84 दिन से आप घर से बाहर नहीं निकले हैं। आप ऐसा करने वाले देश के अकेले सीएम हैं। अगर कोई डर है तो आगे आगे मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन अब तो निकलिए। तेजस्वी ने दूसरे ट्वीट में लिखा, देशवासी कह रहे हैं कि बिहार के सीएम को डर लगता है। सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए आप प्रतिदिन घंटों अपने नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन आम जनता को आपने पूछा तक नहीं। क्वारंटाइन सेंटरों में आपने जनता की क्या दुर्गति की, यह किसी से छुपा नहीं है। अब तो जागिए। बता दें कि इससे पहले सोमवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने भी ट्वीट करके सीएम नीतीश पर निशाना साधा था। लालू यादव ने लिखा, बूझे तो जाने किस प्रदेश का डरपोक मुख्यमंत्री विगत 83 दिन से घर से बाहर नहीं निकला है। कोरोना भले न भागल, लेकिन ई मुख्यमंत्री जनता के बीच मंझधार में छोड़ के भाग गए। ई रणछोड़ के हिसाब किताब आवे वाला चुनाव में सब लोग मिलजुल के रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आएंगे नए ईवीएम, छेड़छाड़ करने पर मशीन हो जाएगी बंद। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं इस साल विधानसभा चुनाव में सबसे नए ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे ही वोटिंग कराई जाएगी। बिहार चुनाव के लिए M3 मॉडल की ईवीएम मशीन मंगवाने का निर्देश दिया गया है। 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से मशीनों को लाया जाएगा। 200 से ज्यादा उम्मीदवार होने पर भी बैलेट यूनिट से मतदान हो सकेगा। आपको बता दें कि नई मशीन में टेम्पर डिटेक्शन फीचर है। अगर कोई मशीन से छेड़छाड़ करता है तो काम करना बंद कर देगी। नई ईवीएम छोटी खराबी को खुद ठीक कर लेती है और अगर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है तो डिस्प्ले पर सूचना भी आती है। दरअसल मशीन की कंट्रोल और बैलेट यूनिट आपस में कम्युनिकेट करती है। यदि बाहर से कोई कंट्रोल या बैलेट यूनिट लगाई जाएगी तो यह काम करना बंद कर देगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से नई ईवीएम मशीन लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार फिर से अपना घर छोड़ आंखों में आंसू लिए दूसरे राज्य काम पर लौट रहे प्रवासी। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण काम बंद होने और आर्थिक संकट झेलने के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी वापस अपने घर आ गए हैं। राज्य सरकार ने उन्हें रोजगार देने की बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन हकीकत अब सामने आ रही है कि प्रवासियों को उनके गांव में ही काम नहीं मिल रहा है। इससे उनके सामने अब फिर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इससे परेशान होकर वे फिर अपना घर बार छोड़कर दूसरे प्रदेशों की ओर रुख करने लगे हैं। सरकार ने कहा, बनाएंगे आत्मनिर्भर, नहीं मिल रहा रोजगार। कोरोना संकट में दूसरे राज्यों से वापस आए मजदूरों की हुई खातिरदारी के बाद भी रोजगार के लिए शासन प्रशासन द्वारा दिए गए अवसर उन्हें लुभा नहीं सके। बड़ी उम्मीद थी कि प्रवासी मजदूरों के गांव घर में ही रोजगार उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। खासकर मनरेगा के तहत काफी संख्या में रोजगार देने की योजना बनाई गई है। 12.50 लाख से अधिक कार्य दिवस अब तक सृजित किए जा चुके हैं। जबकि मनरेगा में प्रवासियों की दिलचस्पी का आलम यह है कि क्वारंटाइन सेंटरों पर ठहरे श्रमिकों में से कुछ ने ही जॉब कार्ड बनवाया है। किसान मजदूरों को पंजाब से मिल रहा बुलावा, लौट रहे वापस। पंजाब के पटियाला में धान की रोपाई के लिए मजदूरों की घोर कमी हो गई है। वहां के किसान मजदूरों की वापसी के लिए मेड के सहारे गांव-गांव बस भेज रहे हैं। सोमवार को मधेपुरा से मजदूरों को लेने के लिए बस देवरिया थाने के बुढ़ानपुर गांव पहुंची। वहां से अजय पासवान के नेतृत्व में 10 मजदूर पंजाब के लिए दोपहर में बस से रवाना हुए। बताया कि 8-10 मजदूर जा रहे हैं। धान रोपाई के बाद सभी लोग वापस गांव लौट आएंगे। घर का चूल्हा होने लगा बंद, लौटना पड़ रहा है दूसरे प्रदेश। इंटर पास कर रोटी की तलाश में निकले मधेपुरा के बराही गांव के अंदू कुमार ने बताया कि वह आगे की पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन पिता व भाई को काम मिलना बंद हो गया है। घर में चूल्हा बंद होने लगा तो धान रोपाई कर पैसा कमाकर घर चलाने का फैसला लिया, इसीलिए पंजाब जा रहे हैं।
ललित सदा पृथ्वीनाथ सदा ने बताया कि लॉकडाउन में पटियाला से गांव आ गए थे। अब तक गांव में एक दिन भी काम नहीं मिला। पैसे के अभाव में बीमार पिता का इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रदेश जाने के सिवा कोई उपाय नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह से पूछा, क्या लद्दाख में चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है? आज की बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट किया, हमारे रक्षा मंत्री हाथ के चुनाव चिन्ह पर टिप्पणी कर रहे हैं। क्या वो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? क्या लद्दाख में चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया है? सोमवार को भारत चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी ने एक शेर के जरिए टिप्पणी की थी। सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने जारी किया बयान, बोले भाजपा की गलती से युवाओं का एक साल बर्बाद, नई पीढ़ी अगले चुनाव में देगी जवाब। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यदि भाजपा की रूढ़िवादी सरकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ दुराग्रह न रखते हुए समाजवादी पार्टी की लैपटॉप बांटने की दूरदर्शी योजना जारी रखती तो कोरोना के लॉकडाउन पीरियड में शिक्षा गांव-गांव तक पहुंचती। अखिलेश यादव ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि गाँव देहात में रहने वाले तमाम छात्र स्मार्टफोन और लैपटॉप के अभाव में ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रह गए। भाजपा की गलती से युवाओं का एक साल बर्बाद हो गया। अब इसका जवाब तो नई पीढ़ी अगले चुनाव में ही देगी। समाजवादी सरकार ने अपराध नियंत्रण के लिए यूपी डायल 100 सेवा शुरू की थी। इसके लिए अत्याधुनिक वाहनों की व्यवस्था की गई थी ताकि वे घटनास्थल पर जल्द से जल्द पहुंच सके। भाजपा राज्य में पुलिस का चक्का गरीब किसान की सब्जी रौंदने का काम कर रहा है। प्रयागराज के घूरपुर सब्जी मंडी में पुलिस का शर्मनाक कृत्य दिखा है। दरअसल भाजपा राज्य में कोई नीति या दृष्टि नहीं दिखती है। आपराधिक घटनाओं में भाजपा नेताओं, सांसदों, विधायकों की संलिप्तता मुखर रूप से दिखाई देती है। आश्चर्य होता है, एक फर्जी शिक्षिका 25 विद्यालयों में नियुक्ति और वेतन आहरण में सफल हो जाती है। साल भर से यह खेल चलता रहा। स्वाभाविक है, बिना भाजपा के लोगों के शामिल हुए यह फर्जीवाड़ा नहीं होता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना, दिल्ली में छूट और टेस्टिंग पर नाराज 2 साल का बच्चा, केजरीवाल सरकार के खिलाफ याचिका। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना की तेज होती स्पीड के बीच लगभग सभी किस्म की गतिविधियां खोल दी गई हैं। बाजार से मॉल तक, मंदिर से मस्जिद तक सब कुछ खुल गया है। जहां लोग इससे राहत महसूस कर रहे हैं तो 1-2 साल के बच्चे ने गहरी चिंता जाहिर की है। इस बच्चे ने लॉकडाउन में छूट और दिल्ली में टेस्टिंग व्यवस्था पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। 2 साल के बच्चे ने अपने पिता के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में बिना लक्षण वाले लोगों की टेस्टिंग पर रोक से हालात बिगड़ गए हैं। इसके अलावा बेड और वेंटिलेटर्स जैसी सुविधाओं की कमी ने भी स्थिति चिंताजनक बना दी है। इस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और आज यानी मंगलवार को केस सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से 2 जून के ऑर्डर की वो कॉपी मांगी है जिसमें बिना लक्षण वाले लोगों की टेस्टिंग से जुड़ी बात कही गई थी। याचिकाकर्ता के वकीलों का कहना है कि बिना लक्षण वाले लोगों की टेस्टिंग पर रोक लगाना ICMR की गाइडलाइंस के खिलाफ है। याचिका में दावा किया गया है कि सरकार का इस तरह का आदेश दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या कम दिखाने के मकसद से किया गया है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह से दिल्ली में कोरोना का प्रसार और बढ़ने का खतरा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस पर WHO की फिर चेतावनी, दुनिया में और बिगड़ते जा रहे हालात। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने फिर चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति वैश्विक स्तर पर और बिगड़ती जा रही है। वहीं यूरोप में स्थिति में सुधार हो रहा है। सोमवार को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान WHO प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि रविवार को आए 75% मामले अमेरिका और दक्षिणी एशिया के 10 देशों से आए थे। पिछले 10 दिनों में 9 देशों से 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं रविवार को 1,35,000 मामले सामने आए, जो अब तक सबसे ज्यादा है। टेड्रोस ने कहा कि अफ्रीका के कई देशों में वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। WHO ने कहा कि इसी दौरान दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस के मामलों में कुछ सकारात्मक संदेश भी दिख रहे हैं। भारत में अभी कोरोना का विस्फोट नहीं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक बड़े एक्सपर्ट ने कहा कि भारत में अभी कोरोना का विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा होने का खतरा बरकरार है। मार्च में लागू किए लॉकडाउन को खत्म किया जा रहा है और ऐसे में कोरोना केसों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। WHO हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइकल रेयान ने पिछले शुक्रवार को कहा कि इस समय भारत में डबलिंग रेट
चपेट करीब 3 सप्ताह है। उन्होंने कहा, इसीलिए महामारी की दिशा अभी घातक नहीं है, लेकिन यह बढ़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत में महामारी का असर देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में हालात अलग हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका के बाद भारत में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा गंभीर मरीज। जी हां दोस्तों, भारत भले ही संक्रमण के मामले में 5वें नंबर पर हो, लेकिन गंभीर मरीजों की संख्या में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। वर्ल्डोमीटर के आंकड़ों को देखें तो अमेरिका में गंभीर मरीजों की संख्या 16,923, जबकि भारत में 8,944 हैं। भारत से कई गुना ज्यादा संक्रमण वाले ब्राजील व रूस में भी इतने मरीज नहीं हैं। ब्राजील में भारत से 3 गुना ज्यादा लोग वायरस की चपेट में हैं, फिर भी वहां 8,318 मरीज गंभीर रूप से पीड़ित हैं। रूस में 2 गुने केस होने के बाद भी वहां ऐसे मरीजों की संख्या भारत की 1/4 है। स्पेन, ब्रिटेन, इटली व जर्मनी में 1000 से कम केस मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले बताया था कि देश में 5% से कम लोगों को गंभीर रूप से पीड़ित होने के कारण गहन चिकित्सा की जरूरत पड़ी। इनमें से 2.25% आईसीयू में भर्ती हुए और 1.91% लोगों को कृत्रिम ऑक्सीजन देना पड़ा। महज कुछ लोगों को वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया। इनमें से ज्यादातर मरीज महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। गंभीर मरीज वे लोग हैं जिनकी हालत लगातार खराब होती जाती है और उन्हें तुरंत गहन चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर ऐसे मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होने से कृत्रिम ऑक्सीजन देना पड़ता है और कभी कभी तो उन्हें वेंटिलेटर पर भी ले जाना पड़ता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सर्वे, यूएस में 1946 के बाद सबसे बड़ी मंदी की आशंका, कोरोना है वजह। जी हां दोस्तों, अमेरिका कोरोना से उबरने की कोशिश में जुटा है, लेकिन लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस संकट की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंच सकती है। एक रिपोर्ट में इसकी आशंका जाहिर की गई है। नेशनल एसोसिएशन फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स ने इस संबंध में किए गए एक सर्वेक्षण के नतीजे सोमवार को जारी किए, जिसमें आशंका जताई गई है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते अमेरिका में सकल घरेलू उत्पाद 2020 में 5.9% तक घट जाएगा। अर्थशास्त्रियों ने आशंका जताई है कि अमेरिका को कोरोना की वजह से पिछले 7 दशकों में से सबसे भयानक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं, आशंका जताई गई है कि कोरोना वायरस महामारी लौटकर आ सकती है, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा संकट लाएगी। सर्वे में कहा गया है कि यह गिरावट 1946 के बाद सबसे अधिक होगी, जब द्वितीय विश्व युद्ध के चलते अमेरिका की जीडीपी में 11.6% की कमी हुई थी। दरअसल एनबीई के 48 एक्सपर्ट की एक टीम ने अनुमान जताया है कि जनवरी-मार्च तिमाही में अमेरिका की जीडीपी 5% घट जाएगी, जबकि इसके बाद अप्रैल-जून तिमाही में ये गिरावट रिकॉर्ड 33.5% की होगी। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि 2020 की दूसरी छमाही में विकास दर बेहतर रहेगी और इसके जुलाई-सितंबर तिमाही में 9.1% और अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 6.8% रहने का अनुमान है। इन अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि 2021 में अमेरिकी की वृद्धि दर 3.6% रहेगी। हालांकि अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए ट्रंप प्रशासन द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।